नमस्कार। गुरुग्राम डिग्री कॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में की जो क्लास रहेगी हमारी न्याय सिद्धांत रहेगी। न्याय सिद्धांत जस्टिस। तो न्याय का विषय अगर हम प्राचीन काल भारत के संदर्भ में बात करें तो धर्म को महत्व दिया गया था। हर व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार कार्य करे, वही न्याय है। और यूनान के चिंतन में भी जो परंपरागत जो न्याय सिद्धांत है उसमें व्यक्ति को महत्व दिया गया था, लेकिन आधुनिक काल में न्याय का सिद्धांत सामाजिक क्षेत्र से संबंधित है, जिसमें यानी पूरे समाज की कल्याण से संबंधित है, जिसमें सभी को महत्व दिया जाता है। न्याय सिद्धांत की चर्चा में हम जो शुरुआती विचारक हैं प्लेटो ने जो अपना न्याय सिद्धांत है वो अपनी पुस्तक रिपब्लिक में दिया है। रिपब्लिक जो प्लेटो की पुस्तक है उसमें प्लेटो ने विस्तृत न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ठीक है। और इस रिपब्लिक पुस्तक का जो शीर्षक है वो भी न्याय है, वो शीर्षक न्याय सिद्धांत है। न्याय सिद्धांत। ठीक है। रिपब्लिक में प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में सबसे अधिक व्यक्ति के कर्तव्यों पर बल दिया है। व्यक्ति के कर्तव्यों पर बल दिया है। यानी प्लेटो अपने सिद्धांत में यह प्रतिपादित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्धारित कर्तव्यों का समाज में पालन करे, वो भी न्याय है। इससे पहले अगर प्लेटो ने जो परंपरावादी जो न्याय का सिद्धांत था उसका खंडन किया था, थ्रेसिमेक्स उसके विचारों का खंडन किया था, और गुल्कोन उनका भी सिद्धांत का खंडन किया था। प्लेटो इससे पहले मान लो सेपोल्स जो परंपरावादी न्याय सिद्धांत के समर्थक है, सेपोल्स विचारक जो न्याय का परंपरावादी सिद्धांत देता है, परंपरावादी सिद्धांत। ठीक है। सेपोल्स कहना है कि जो व्यक्ति सत्य बोलता है वही न्याय है। ठीक है। अपना कर चुकाना ही न्याय है। प्लेटो ने इस मत का खंडन किया कि हर व्यक्ति हर जगह हर स्थान विशेष परिस्थितियों में सत्य का अनुसरण नहीं करता है। दूसरा सिद्धांत जो यथार्थवादी था, यथार्थवादी है वो अधिकतम किसको महत्व देते हैं? शक्ति को महत्व देते हैं। किसको? शक्ति को। यथार्थवादी में थ्रेसिमेक्स जो ये बात कहता है न्याय शक्तिशाली का हित है। यानी जो व्यक्ति अधिकतम शक्तिशाली है वो ही न्याय करने में सक्षम है। शक्तिशाली व्यक्तियों के हित में ही न्याय है। प्लेटो ने न्याय के यथार्थवादी परंपरावादी सिद्धांत का भी खंडन किया था। तीसरा विचारक था गुल्कोन, जिसने ये बात की कि न्याय भय का शिशु है। कहने का भाव अर्थ है कि हर व्यक्ति भय के कारण राज्य के कानूनों के नियमों के पालन करता है। प्लेटो ने इसे भी खंडन करता है। फिर प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत को व्यक्ति विशेष के अपने कर्तव्यों के साथ जोड़ता है। प्लेटो ने समाज का जो संरचना की थी समाज की, उसमें मुख्य रूप से 3 वर्ग बताए हैं। 3 वर्ग। जिस प्रकार प्राचीन काल में भारतीय समाज में जो 4 वर्णों की तुलना है, प्लेटो ने पश्चिमी यूरोप में 3 वर्ग मुख्य से बताए हैं, जिसमें प्रथम वर्ग उसने शासक नाम दिया, जो दूसरा वर्ग है उसको सैनिक नाम दिया है,
ठीक है। और तीसरा वर्ग उसने उत्पादक वर्ग का है, उत्पादक वर्ग। समाज में 3 वर्गों की चर्चा की है। फिर उसने हर व्यक्ति के आत्मा के या समाज में प्रत्येक 3 गुण बताए। शासक है, उसमें ये बोलता है कि विवेक की प्रधानता होती है, ठीक है। सैनिक होता है, उसमें साहस की प्रधानता होती है। और जो उत्पादक वर्ग है, उत्पादक वर्ग में तृष्णा या इच्छा या तृष्णा की प्रधानता होती है। फिर ये कहता है कि ये तीनों वर्ग प्रकृति द्वारा निर्धारित अपने कर्तव्यों का पालन करें, ठीक है। और जिससे समाज में हर व्यक्ति दूसरे कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप करे और अपने अपने रूप में स्वतंत्र हो, यही न्याय है। यानी ये कहता है प्रत्येक व्यक्ति विशेष प्रकृति द्वारा निर्धारित अपने कर्तव्यों का पालन करना ही न्याय है। चौथा सद्गुण मानता है समाज का सबसे प्रसिद्ध, वो मानता है न्याय, ठीक है। चौथा सद्गुण न्याय को मानता है, जिस समाज में न्याय हो, ठीक है। फिर प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत में 2 वर्गों की बात करता है। 2 वर्ग बताए न्याय के, जिसमें एक मानता है व्यक्तिगत न्याय, व्यक्तिगत न्याय, और दूसरा सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय। ये 2 वर्ग बताए। व्यक्तिगत न्याय में व्यक्ति से संबंधित न्याय है और सामाजिक न्याय में समाज से संबंधित न्यायों का वर्णन करता है, ठीक। तो प्लेटो ने जो अपना न्याय सिद्धांत है, यानी प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्धारित कर्तव्यों को पालन करना ही न्याय है, ऐसा प्लेटो मानता है। फिर प्लेटो समाज में जो 3 वर्ग बताए हैं, शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग, उन तीनों वर्गों में 3 प्रधान गुणों की विशेषता की है। जो शासक है उसमें विवेक की प्रधानता रहती है, जो सैनिक है उसमें साहस की प्रधानता रहेगी, और जो उत्पादक वर्ग है उसमें इच्छा और तृष्णा की प्रधानता रहेगी। प्रथम और सेकंड वर्ग को संरक्षक वर्ग की संज्ञा देता है, जिसकी तुलना रखवाली रखने वाले कुत्तों के समान करता है, प्रहरी कुत्तों के समान की है, ठीक है। फिर न्याय के 2 रूप बताए, एक तो व्यक्तिगत न्याय जो व्यक्ति से खुद से संबंधित है, और एक सामाजिक न्याय जो समाज से संबंधित है। प्लेटो अपने संपूर्ण न्याय सिद्धांत में व्यक्ति के कर्तव्यों पर बल दे रहा है, और प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना ही न्याय है। दूसरे विचार आते हैं अरस्तु, ठीक है। न्याय अरस्तु भी यूनानी लेखक हैं, जिसने न्याय के 2 रूप बताए हैं। यानी अरस्तु न्याय की परिभाषा देता है मानवीय संबंधों का नियमन ही न्याय है। मानवीय संबंधों का नियमन ही न्याय है, ऐसा अरस्तु मानता है। यानी ठीक है, न्याय का सरोकार मानवीय संबंधों से या नियमन से, उनके कानून निर्माण से, ठीक है। अरस्तु भी न्याय के 2 भाग बताता है। एक तो बताता है वितरणात्मक न्याय, ठीक है। अरस्तु एक न्याय का रूप बताता है वितरणात्मक न्याय, और दूसरा न्याय का सिद्धांत बताता है सुधारात्मक, ठीक है। वितरणात्मक न्याय का मतलब हो गया कि ये विधायिका का विचार क्षेत्र है, विधायिका का, ठीक है। ये विधायिका का विचार क्षेत्र है जो योग्यता पर आधारित है, जो योग्यता पर आधारित है। ये कहता है जो पद है
प्रतिष्ठा है, अवसर है, ये सब व्यक्ति की योग्यता के अनुसार राज्य उनके लिए निर्धारित करे। ठीक है, इनका जो मापदंड रहेगा वो रेखा गणित के अनुसार रहेगा, रेखा गणित के अनुसार। ठीक है, वितरणात्मक न्याय को आप ये भी बोल सकते हैं कि समानों के साथ समान, वितरणात्मक न्याय को आप ये भी बोल सकते हैं कि समानों के साथ समान और असमानों के साथ असमान व्यवहार किया जाए। समानों के साथ समान और असमानों के साथ असमान व्यवहार किया जाए। यानी वितरणात्मक न्याय विधायिका का क्षेत्र है जो व्यक्ति की योग्यता पर आधारित है, जिसमें पद, प्रतिष्ठा, अवसर, जो इनका वितरण का सूत्र होगा रेखागणित के अनुसार होगा, और समानों के साथ समान और असमानों के साथ असमानों का व्यवहार किया जाए। सुधारात्मक न्याय को आप बोल सकते हैं, ये न्यायपालिका का क्षेत्र है, न्यायपालिका। ठीक है, इसको आप न्यायपालिका के रूप में देख सकते हैं, जो मनुष्य के परस्पर लेन देन से संबंधित है, परस्पर लेन देन से संबंधित। जो सुधारात्मक न्याय है वो न्यायपालिका के क्षेत्र में आता है, जो परस्पर लेन देन से संबंधित है, लेन देन से। यानी इसको आप क्षतिपूर्ति के सिद्धांत के रूप में भी दे सकते हो, क्षतिपूर्ति के सिद्धांत के रूप में। कहने का भावार्थ है, जिस व्यक्ति ने जिस अनुपात में किसी को नुकसान पहुंचाया उसके अनुपात में उसकी भरपाई की जाएगी। ठीक है, इसका जो आधार रहेगा अंकगणित, यानी जिस अनुपात में किसी व्यक्ति को नुकसान है उसकी भरपाई उसी अनुपात में करवाई जाएगी। जो सुधारात्मक न्याय है, इसका मुख्य उद्देश्य समाज में जो अपराधिक प्रवृत्तियां उनको सुधार करना। जो न्यायपालिका के क्षेत्र में आती है, जो परस्पर मनुष्य के लेन देन से संबंधित है, और इनका जो वितरण होगा अंकगणित। ठीक है, तो अरस्तु भी एक यूनानी विचारक है जो प्लेटो का शिष्य था, अरस्तु। ठीक है, इसने कहा कि न्याय का सरोकार मानवीय संबंधों के नियमन से, यानी न्याय का सरोकार मानवीय संबंधों के नियमन से। अरस्तु न्याय को वितरणात्मक न्याय, सुधारात्मक न्याय, वितरणात्मक न्याय विधायिका का क्षेत्र है, जिसमें योग्यता पर आधारित है, पद, प्रतिष्ठा, अवसर, जो रेखागणित के अनुसार, यानी कहने का भावार्थ है समानों के साथ समान और असमानों के साथ असमान व्यवहार किया जाए। वितरणात्मक न्याय का मतलब ये नहीं है कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए। फिर सुधारात्मक जो न्यायपालिका के क्षेत्र है, ये परस्पर व्यक्तियों के लेन देन से संबंधित है, या इसको आप क्षतिपूर्ति के रूप में समझ सकते हैं, और जो अंकगणित पर आधारित है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं संत ऑगस्टाइन। संत ऑगस्टाइन न्याय को ईश्वर तुल्य बताया है, न्याय को ईश्वर तुल्य बताया। संत ऑगस्टाइन ये कहते हैं कि न्याय क्या है, वो एक ईश्वर तुल्य है। जिस राज्य में न्याय नहीं रहता वो राज्य चोर डाकुओं का झुंड मात्र है। ऐसे विचार संत ऑगस्टाइन के हैं। इनकी अगर बुक की बात करें तो द सिटी ऑफ गॉड थी। फिर आते हैं थॉमस एक्विनोस। ठीक है, थॉमस एक्विनोस जो न्याय की परिभाषा देते हैं, वो कहते हैं न्याय का मुख्य उद्देश्य है मानवीय समानता। यानी न्याय का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, मानवीय समानता। एक्विनोस। अगर हम